31 मई 2025 को उत्तर प्रदेश का आगरा और आगरा के अंदर एक थाना लगता है खेरागढ़। खेरागढ़ थाने के अंतर्गत एक गांव आता है भोपुर गांव, और इस गांव के जो जमीन होती है या के कृषि करने की जो खेती होती है यानी खेत जो होते हैं, वहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए पड़े थे। क्योंकि वहां पर एक खेत है और उस खेत के चारों तरफ लोहे के तारों की तार कसी हुई पड़ी है, जो तार कांटेदार होते हैं। अब यहाँ पर एक व्यक्ति से दो और दो से तीन व्यक्ति इकट्ठा हो रहे थे और जो भी देख रहा था वो डर ही रहा था। डरे सहमे लोगों ने, इस गांव के लोगों ने पुलिस के पास तुरंत फोन किया। दोस्तों, पुलिस एक फोन पर यहाँ पर आती है। आते ही पुलिस वहां पर देखती है कि जो तार लगे हुए हैं ना खेतों की चारों तरफ, जिन्हें देखने के लिए गांव के आधे से ज़्यादा लोग यहाँ पर आ चुके थे, उन तारों पर एक महिला जो काफ़ी जख्मी है और बिना ज़मीन से छुए वो उन तारों पर अधर बिल्कुल ज़मीन से नहीं है, ज़मीन से लगी हुई नहीं है और उन तारों पर अधर है और बिल्कुल भी उसके शरीर में जान नज़र नहीं आ रही है। पुलिस जैसे पास देखती है, दूर से देखने में लग रहा था कि ये महिला जीवित नहीं है। सभी को अंदाजा हो चुका था, लेकिन कल शाम जब इस खेत का मालिक यहाँ से जाता है तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था। तो पहला मतलब साफ है कि इसको कोई रात में ही यहाँ पर डाल कर गया है। दोस्तों, इस महिला को यहाँ से उतारा जाता है। महिला देखने में काफी खूबसूरत थी और शायद 25 से 26 साल इस महिला की उम्र होगी, लेकिन पुलिस के पास अब कुछ भी नहीं था। भाई कहाँ से है, कहाँ की लड़की है? तभी यहाँ पर इस महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और यहाँ पर तहकीकात की जाती है। आगरा पुलिस यानी थाने की जो पुलिस होती है, खेरागढ़ थाने की पुलिस, अब यहीं पर आगरा के पास ही राजस्थान का बॉर्डर लगता है, आप सभी को पता है। इसके अंतर्गत जो धौलपुर थाना है, धौलपुर थाना में इस महिला की जो तस्वीरें हैं वो भेजी जाती हैं और यहाँ पर खबर की जाती है कि बीती रात यहाँ पर एक महिला खेतों पर जो लगे हुए तार हैं उन पर लटकी हुई मिली है। क्या इस महिला की कोई कंप्लेंट या इसके बारे में कोई खबर, गायब होने की खबर क्या आपके थाने में आई है? दोस्तों, यहाँ पर 2 दिन बाद इस थाने से खबर की जाती है इस खेरागढ़ थाने को कि हाँ, इसकी तो एक कंप्लेंट दर्ज है और इसके पिता, जिसका नाम यहाँ पर जो पिता होते हैं कोमल सिंह नाम के इसके पिता, इसकी कंप्लेंट दर्ज करा कर गए थे गुमशुदगी की। यहाँ पर यानी ये गायब हो चुकी थी। अब यहाँ पर उस रिंकू को यानी अब यहाँ पर कोमल को बुलाया जाता है। कोमल सिंह जब यहाँ पर आता है तो इस महिला के शरीर को देखकर या इस महिला को देखकर वो जोर जोर से रोने लगता है और कहता है कि बेटी, क्योंकि ये कोमल सिंह की बेटी थी, और ये कहता है कि बेटी, अब तेरी बेटी को जो 5 साल की है उसे कौन पालेगा? अरे तू तो हम सब को छोड़कर चली गई, तेरी बेटी ही अनाथ नहीं हुई है, हम भी अनाथ हुए हैं। ये सब कुछ देखकर पुलिस वाले भी एक पल के लिए भावुक हो जाते हैं, लेकिन पुलिस वाले कहते हैं कि भाई चलो, ये तो पता चला कि ये कहाँ से है। दरअसल ये राजस्थान से है। अब यहाँ पर इस लड़की का नाम सुनीता होता है और इस लड़की के पति का नाम पवन होता है। मामला ये था कि ये यहाँ पर कैसे आई, गुमशुदा कैसे हुई। अब यहाँ पर जो सुनीता होती है, इस सुनीता का फ़ोन नंबर लिया जाता है। दोस्तों, इसके फ़ोन की कॉल डिटेल निकलवाई जाती है। इसके फ़ोन की कॉल डिटेल और पूरी जांच पड़ताल पुलिस अपने तरीके से करती है, क्योंकि पता तो लगाना है कि ये वहाँ से और यहाँ पर कैसे आई। जब इसकी कॉल डिटेल निकाली जाती है तो 31 मई की जो रात होती है, 11:30 बजे एक व्यक्ति का बहुत ज़्यादा इसके पास आखिरी जो फ़ोन होता है वो फ़ोन होता है, यानी आखिरी नंबर उस व्यक्ति का होता है। वो व्यक्ति कौन निकलता है? यानी इस सुनीता का देवर, यानी सुनीता का जो पति है पवन के चाचा का लड़का, जिसका नाम विष्णु होता है। जब विष्णु का नाम आता है तो भाई विष्णु को उठाया जाता है। विष्णु को अब यहाँ पर सुनीता को दिखाया जाता है। कोमल सिंह पिता जो लगातार रोए जा रहा है और शायद पुलिस से कह रहा है कि मुझे इंसाफ और न्याय चाहिए। दूसरी तरफ जब विष्णु को लाया जाता है तो पूरी शक की सुई विष्णु के ऊपर थी कि भाई तुमने क्यों मारा इसे, ये तो तुम्हारी रिश्ते में भाभी लगती है। तो विष्णु जैसे ही इस सुनीता को देखता है तो वो बिलक बिलक कर रोने लगता है। साहब, मैं इसे क्यों मारूंगा, मैं तो इसे जान से ज़्यादा प्यार करता था, ये तो मेरी बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा औरत थी, मैं इसे कैसे मार सकता हूँ?
मैं इसे 2 दिन से तलाश कर रहा हूँ। इसे किसने मारा है, क्यों मारा है? पुलिस का माथा ठिनक जाता है कि भाई हमने तो मुजरिम को ढूंढा, लेकिन ये तो साफ साफ ऐसी बातें कर रहा है। अब यहाँ पर कुछ प्रेम का चक्कर लग रहा था, लेकिन ये प्रेम कौन सा था, जब समझोगे तो सारी बातें समझ में आ जाएंगी। यहाँ पर जो विष्णु होता है वो भी कोमल सिंह की ही तरह भावुक होता है, बहुत जोर जोर से रोता है, कहता है तुम मुझे बहुत प्यारी लगती थी, तुम्हारे दुख तुम्हारी तकलीफ मुझे बहुत परेशान करती थी, लेकिन तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हैं। दोस्तों यहाँ पर तभी पुलिस इस व्यक्ति को, यानी विष्णु है, इससे अच्छी तरह से पूछताछ करती है। अच्छी तरह से जब पूछताछ की जाती है तो यहाँ पर विष्णु कहता है कि साहब जो मेरा नंबर है, जो उस दिन रात को मैंने फ़ोन किया था, मुझसे यहाँ पर सुनीता ने कहा कि मुझे जल्दी से बचाओ, मेरा पति और मेरा पिता आज मुझे जान से मार देंगे, मैं मरना नहीं चाहती हूँ, तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। और यहाँ पर विष्णु ये भी बात कहता है कि साहब हम दोनों तो शादी करने वाले थे। अब पुलिस को पिता और उस पति पर शक क्या, उसके बिना पर उन दोनों को उठाया जाता है। दोस्तों एक पिता और पति से जब पूछताछ की जाती है, यानी पति जो पवन होता है और कोमल सिंह जो पिता होता है, उनसे जब पूछताछ की जाती है तो इस पूरी घटना का, यानी कहते हैं कि दिशा ही बदल जाती है। इनसे पूछताछ की जाती है तो यहाँ पर कोमल सिंह कहता है कि साहब मेरी 3 बेटियां थी, तीनों बेटियां ही मैंने एक घर में शादी की, यानी जो पवन के 2 और भाई हैं, एक ही घर में मैंने तीनों बेटियों को ब्याह दिया था। धीरे धीरे वक्त बहुत अच्छे से बीतता है, लेकिन मेरी बीच की जो बेटी होती है वो इस घर को छोड़कर किसी के साथ फरार हो जाती है। ये बात मुझे बहुत बुरी लगती है, मेरे खानदान की बदनामी हो जाती है, लेकिन मैं उसे ढूंढ कर नहीं ला सकता था। इसके बाद साहब धीरे धीरे और वक्त बीतता है, लेकिन इसके बाद जो मेरी बेटी सुनीता होती है, जो तारों पर लटकी हुई नजर आई थी, जो सुनीता होती है, उस पर इसका पति जो पवन है, यानी पवन से भी पूछताछ की जाती है। फिर पवन कहता है कि साहब जब से हमारे घर की बीच की बहू ने ये काम किया था, तब से हमने अपनी महिलाओं पर आकस यानी सिकंजा कसना शुरू कर दिया था, कहीं ये ऐसा कदम ना उठाएं। यानी पवन अपनी पत्नी सुनीता पर बेबुनियाद लांछन यानी आरोप लगाता है, उसे मारता भी है, पीटता भी, और काफ़ी सख्ती से उसके साथ पेश आता है। यही सब कुछ चलता है। उसके बाद यहाँ पर पवन बताता है कि साहब सुनीता अपने दिल का जो दुख था, जब उसे मैं परेशान करता था तो वो सारा दुख विष्णु को, यानी मेरे चाचा के लड़के को बताया करती थी। यहाँ पर अब विष्णु बताने की बारी करता है। विष्णु कहता है कि जब वो मुझे अपना सारा दुख और तकलीफ बताती है तो साहब हम दोनों में कब नज़दीकियाँ हो जाती हैं हमें खुद पता नहीं चलता। सुनीता और मैं दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करने लगे थे। हमें कई बार इन घर वालों ने पकड़ा भी था, यानी एक दिन तो पवन ने मुझे सुनीता के साथ आपत्तिजनक परिस्थिति में पकड़ा गया मैं, लेकिन फिर भी घर का मामला होने के बाद मुझे छोड़ दिया जाता है। लेकिन मैं कहीं भी सुनीता को छोड़ना नहीं चाहता था। जो विष्णु है ये बात कहता है पुलिस के सामने, मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता हूँ। और सुनीता ने भी मन बना लिया था कि वो पवन को छोड़ेगी, अपने पति को छोड़ेगी और मुझसे शादी करेगी। हमारे बीच में यही मामला होता है। जब ये बात ज़्यादा खींचतानी होती है तो सुनीता शादी के फैसले से, यानी अपने पति से कहती है कि मैं तो शादी करूँगी तो मैं यहाँ पर विष्णु से ही करूँगी और मैं इसी घर में दुल्हन बनकर रहूँगी, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, तुम मुझे मारते हो। इस तरह का फैसला लेकर सुनीता अपने मायके आ जाती है। जब एक पिता इस बात को देखता है और इस बात को सुनता है तो उसे एक धक्का लगता है। एक बेटी जो पहले ही भाग चुकी है, दूसरी बेटी जो उसी घर के दूसरे लड़के से प्यार करने लगी है, रही एक बेटी, इस बात से वो पिता बिल्कुल भी खुश नहीं था। कोमल सिंह वो अपनी बेटी को बार बार समझाता है, लेकिन सुनीता ने साफ ऐलान कर दिया था कि मैं उस घर में अब नहीं जाऊंगे। दोस्तों यहाँ पर सुनीता का जो पति है उसे लेने के लिए इस 31 मई से यानी 30 मई को अपनी पत्नी को लेने के लिए आता है दिन के वक्त। तो यहाँ पर बिल्कुल उससे मना कर दिया जाता है। सुनीता कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, मैं तुमसे प्यार ही नहीं करती, मैं तो प्यार तुम्हारे चाचा के लड़के से करती हूँ, तो मैं तुम्हारे साथ कैसे जा सकती हूँ। यहाँ पर भारी कई बार कहा जाता है कि भाई नहीं तुम्हें जाना होगा। पिता कई बार दबाव बनाता है और कहता है कि तुमने तो मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला रखा है। एक बेटी भाग चुकी है, दूसरी बेटी दूसरी शादी करने के लिए तैयार है। दोस्तों यहाँ पर जब
जब वो बिल्कुल नहीं मानती है तो यहाँ पर जो सुनीता के पिता और पति होते हैं दोनों लाठियों से इस महिला को, सुनीता को मारने लगते हैं। तो माँ बचाने की कोशिश करती है तो माँ को धमका दिया जाता है। सुनीता की जो माँ होती है फिर उससे फिर पूछा जाता है, यानी उसको अच्छी तरह से पीटा जाता है। फिर पूछा जाता है कि तुम जाती हो या नहीं जाती। तो सुनीता एकदम भागती है और अंदर के कमरे में जाकर दरवाजा अंदर से लगाकर और भीतर बैठ जाती है। अपने पिता से कहती है कि चाहे भला मुझे मार ही दो, लेकिन मैं इसके साथ जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करूंगी। जब पिता ये बात सुनता है और सोचता है कि अब तो ये पक्का शादी करने के ही इरादे से है, तो उस कमरे की जो खिड़कियां होती हैं वो कांच की होती हैं। उन खिड़कियों को तोड़कर कमरे के अंदर प्रवेश किया जाता है। इस बात के लिए सुनीता की मां मना करती है। यहाँ पर पिता और पति दोनों लाठियों लेकर अंदर जाते हैं और सुनीता को इतनी बेरहमी से लाठी डंडों से ही पीट पीट कर बिल्कुल मृत कर दिया जाता है। सुनीता उस रात को मर जाती है और मरने के बाद यहाँ पर दोस्तों 30 मई होती है। रात को जब वो 11 बजे जैसे ही वो खिड़कियों को तोड़ रहे थे पति और पिता, तो यहाँ पर उस वक्त में जो सुनीता होती है विष्णु के पास फोन करती है, जो आखिरी कॉल डिटेल थी या आखिरी कॉल थी। वो कहती है कि मुझे बचा लो, ये लोग मुझे मार देंगे, मेरे पिता और मेरे पति। ये आखिरी फ़ोन होता है। कई बार उसके बाद विष्णु फ़ोन करता है लेकिन फिर कोई फ़ोन नहीं उठाता, क्योंकि दूसरी तरफ जो सुनीता है वो इस दुनिया से जा चुकी थी। पति और यहाँ पर सुनीता के पिता, अब वो लड़की मर तो चुकी थी वो महिला, अब उसको ठिकाने लगाना था। गाड़ी को अंदर किया जाता है, फिर उसमें सुनीता को डाला जाता है। दोस्तों रात के वक्त 2-2:30 बजे जब वो वक्त होता है, तो जैसे ये वहाँ पर पहुँचते हैं, जो यहाँ पर भोपुर गांव होता है, आगरा के अंतर्गत, थाने के अंतर्गत आता है, तो वहाँ पर जैसे ही ये सुनीता को फेंकते हैं तो वो ज़मीन पर या दूर नहीं फेंक पाती है, वो तारों पर अधर लटक कर रह जाती है और ये वहाँ से भागकर घर आ जाते हैं। और उसके बाद ये पूरा मामला सभी के सामने आता है। जब इस घटना को देखा जाता है तो यहाँ पर सबके ऊपर कानूनी कार्रवाई होती है, लेकिन माँ से कहा जाता है तुम कैसी माँ थी, जब एक बेटी को मारा जा रहा था तो तुमने बचाया क्यों नहीं। तो वो कहती है कि अगर मैं जाती या बीच में बचाती तो शायद 1 नहीं 2 लाशें आपको मिलती, और आपको उन बातों के बारे में खूब मालूम है। अच्छे से उसने ये कहा। उसने कहा मैंने बहुत कोशिश की अपनी बेटी को बचाने की, लेकिन मेरी बातें किसी ने भी नहीं मानी। मुझे बहुत दुख है। और वो माँ चीख चीख कर रो रही थी अपनी बेटी को देखकर, क्योंकि उसे रोते रोते 2 या 3 दिन निकल चुके थे। दोस्तों यहाँ पर कानूनी कार्रवाई की जाती है, लेकिन अब इस घटना में एक सवाल होता है जिसके लिए आप बहुत बखूबी उस सवाल को सुलझा सकते हैं। गलती किसकी है? गलती उस बहन की है जो बीच वाली बहन थी, जो रिश्ते को तोड़कर भाग जाती है। गलती तो थी, अगर आपको किसी के साथ भागना था तो पहले ही भाग जाती। दूसरी बात, यहाँ पर पति को छोड़कर उसे भी दूसरे से प्यार हो गया था। ये सब कुछ चल क्या रहा है, ये समझ से परे है। तीसरी बात, किसी को भी कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। और एक और बात आपको बताऊं, समाज में इज्जत इतनी प्यारी होती है कि किसी की जान को भी नहीं देखा जाता। ये बात भी समझ लीजिए आप, क्योंकि इज्जत बनाने में 1 पीढ़ी से 2 पीढ़ी लग जाती हैं। यहाँ पर जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन सभी तरीकों से देखा जाए तो सबने अपनी अपनी जगह गलत ही किया था। सुनीता सही नहीं थी, दूध की धुली नहीं थी, उसे भी अपने आप को देखना चाहिए था। हालांकि अब वो बेचारी है क्योंकि उसके साथ गलत हुआ। पिता सही नहीं था, पिता ने भी गलत किया था। जिस बेटी को पाला पोसा बड़ा किया उसी को मार दिया। यहाँ पर पति बिल्कुल ही सही नहीं था। दोस्तों यहाँ पर कोई भी सही नहीं था। सही तो एक माँ भी नहीं थी। उस समय वो कोई और फैसला ले सकती थी, पुलिस को बुला सकती थी या किसी पड़ोसी की मदद ले सकती थी, लेकिन माँ ने वो भी नहीं किया। अब ये तो भगवान ही जाने कि माँ के मन में चल क्या रहा था। माँ सच में ही बेटी को बचाना चाहती थी या केवल ये एक दिखावा था। लेकिन ये घटना बहुत कुछ सिखा कर जाती है। मैं उन महिलाओं से सख्त कहना चाहती हूँ कि आप जो ये दोहरा प्यार करती है ना, जो एक को छोड़कर दूसरे को प्यार, भैया आपका दिल है कोई प्रसाद नहीं है जो हर किसी की हथेली पर रख दिया और बस यही हो गया। ये दिल है या कोई प्रसाद है या कोई खिलौना है, जो मन करे वो खेले और जिसका मन करे वो ना खेले। कैसे एक महिला को इतने लोगों से प्यार हो सकता है? कैसे? भाई ऐसा करना है तो फिर शादी मत कीजिए,
रिश्ते बनाते रहिए और अपना जीवन बिताते रहिए। ये तो बहुत गलत बात है, लेकिन यहाँ पर सभी गुनहगार थे, कोई भी बेचारा नहीं था, कोई भी बेचारा नहीं था। सब शाम को हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय